हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्टडी विद छोटी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने डिमांड क्या होता है, डिमांड के प्रकार, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शनल है, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड शेड्यूल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं जो मांग के नियम पे लागू नहीं होते हैं। चलिए, तो पहले मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं उसे समझने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ गुड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम एक्सेप्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ गुड के बारे में पे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला है टाइप्स ऑफ गुड, नॉर्मल गुड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य वस्तु। यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है, सामान्य मतलब जो नॉर्मल, जो कीमत के साथ नॉर्मली जिसकी मांग में उतार चढ़ाव होता है। तो वह वस्तु जिसका उपयोग व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और घटने के साथ घटती है, जैसे कि एग्जाम्पल में कपड़ा व सामान्य अनाज। चलिए डेली लाइफ से इसको रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा इनकम, पहले मैं खुद का ही एग्जाम्पल लूँगी। मान लीजिए पहले मेरा इनकम 10,000 था, तो मैं क्या करती थी कि मैं पहले अकॉर्डिंग टू माई बजट पहले मैं 1,000 का कपड़ा खरीदती थी और मान लीजिए 50 kg वाला मैं चावल खाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि मेरा जो इनकम है वो 10,000 से बढ़कर हो गया 50,000। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, 1,000 के कपड़े के जगह पर मैं क्या करूँगी, 2,000 का या 3,000 के कपड़ा खरीद सकती हूँ, 3,000 रुपये का कपड़ा खरीद सकती हूँ। और जहाँ 50 kg का चावल खाती थी वहाँ अब मैं 60 kg वाले चावल 70 kg वाले चावल खा सकती हूँ। तो इस तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मेरा इनकम बढ़ा, हमने क्या किया, नॉर्मल जो हमारा गुड्स है, जो सामान्य जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू इनकम हमने उसमें चेंजेस किए। जहाँ हम लोग 50 रुपये का खरीदते थे वहाँ 60 का 70 का खरीदने लगे। तो ये हमारा नॉर्मल गुड्स है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु। फ्रेंड्स, यहाँ घटिया वस्तु से ही पता चल रहा है जो लो क्वालिटी का हो, जो लो क्वालिटी का हो मीन्स जिसकी जो गुणवत्ता है वस्तु की वो निम्न स्तर का हो, कम हो। तो शुरू करते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनका कीमत गिरने पे मांगी गई मात्रा में गिरावट आ जाती है, जैसे कि मोटा अनाज, सस्ता कपड़ा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारा इनकम 1,000 है और पहले 1,000 का जब इनकम था तो हम क्या करते थे कि 100 रुपये का शर्ट लाते थे खरीद के। ठीक है, या शर्ट या टॉप बोल सकते हैं। जब हमारा 1,000 इनकम था तो हम 100 रुपये वाला शर्ट पहनते थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब हमारा इनकम 1,000 से 10,000 हो गया तो हमने क्या समझा कि अब ये जो 100 रुपये वाले शर्ट है उसको हमने क्या किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। और हमने 100 की जगह पर सोचा कि चलो इनकम बढ़ा तो क्यों ना हम लोग 400-500 रुपये का शर्ट खरीद कर पहने। तो यहाँ हमने क्या किया कि देखा कि जो ये वस्तु का जब हमारे आय में वृद्धि हुई तो हमने क्या किया कि जो लो क्वालिटी की, जो कम दाम की जो वस्तुएं थी उसे इग्नोर कर हमने अपने इनकम के हिसाब से हाई क्वालिटी की वस्तु खरीदना शुरू कर दी। पहले इनकम कम होने पे मोटा अनाज खाया जाता था, जैसे कि बोल सकते हैं मक्का, बाजरा, चावल में भी लो क्वालिटी का चावल, आटा। लेकिन अब क्या हम लोग करेंगे कि हम लोग पॉलिश वाले चावल खाने की कोशिश करेंगे। आटा ऐसा होना चाहिए जो कि भाई जैसे कि जो बढ़िया क्वालिटी का आटा हो। तो इस तरह की आटा को हम खाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो लो क्वालिटी के कपड़े होते हैं उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स उसे ही बोलते हैं
कि जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम लोग ने जो हाई क्वालिटी के जो सामान खरीदा उसके कंपेरिजन में इसका रेट क्या है, लो है। तो ये लो क्वालिटी का कपड़ा सामान हो गया, वस्तु हो गया, तो इन्फीरियर गुड्स उसे ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड है हमारा बेबलियन गुड्स, ऐसी वस्तु जिनकी मांग के साथ जिसकी मांग, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु की मांग है वो हमारे इनकम से प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे उच्च कीमत वाली घड़ी, महंगे कपड़े, सोना, हीरा इत्यादि। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा इनकम पहले 50,000 था, तो हम क्या करेंगे कि हमारा इनकम 50,000 का है, तो हम अपने पैसे का सेविंग करके 1 ग्राम ही सोना खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 ग्राम सोने का ही हार या अंगूठी बनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा इनकम 50,000 से लाखों में कन्वर्ट हो जाए, या हमारा मंथली इनकम मतलब अगर मंथली इनकम 1,000 लाख में या करोड़ में हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ 1 ग्राम सोना खरीदते थे, अब हम लोग उसको केजी में खरीदना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग 1 केजी खरीदे सोना, 2 केजी खरीद सकते हैं सोना, ठीक है। या फिर पहले जब हमारे का इनकम कम था तो हम लो ब्रांडेड का घड़ी पहनते थे, जैसे कि बोल सकते हैं 100 रुपये वाली घड़ी, 500 की भी घड़ी आती है, 1,000 की भी घड़ी आती है। लेकिन अगर हमारा मंथली इनकम बढ़ता है तो हम 12,000 का, 14,000 का, 15,000 का घड़ी पहनने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारा इनकम बढ़ा तो जो वस्तु की जो डिमांड है, जो महंगी वस्तु है, उसके डिमांड में भी वृद्धि हो गई। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड एक दूसरे से, इनकम और वस्तु की मांग दोनों डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। तो ये इसे बोलेंगे बेबलियन गुड्स, बेबलियन वस्तु, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट गुड्स है नेसेसिटी गुड्स, मतलब आवश्यक वस्तु। वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यक है, जैसे दवा, खाद्य वस्तु आदि। कैसे समझेंगे आवश्यक वस्तु, यहाँ पर समझिए। आवश्यक वस्तु मतलब ये है कि हमारा जो इनकम है वो या कम रहे, या फिर आवश्यक वस्तु कह सकते हैं कि अगर इनकम हमारा कम हो या ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, अगर हमारा इनकम कम है या ज़्यादा है, अगर वस्तु की रेट ज़्यादा है तब भी हम उसको खरीदेंगे। अगर इनकम हमारा कम है और वस्तु की रेट ज़्यादा है, अगर मान लीजिए इनकम और वस्तु की प्राइस, तो अगर हमारा इनकम हाई रहे या फिर हमारा इनकम लो रहे, हम वो वस्तु का रेट 100 रुपया हो चाहे 500 रुपया हो, हम उसे खरीदेंगे ही, चाहे हमारा इनकम लो हो या हो हाई हो। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है। जैसे कि दवा, अगर हमारा तबीयत खराब होता है तो अगर दवा हमें 100 रुपया में मिल रहा है या 500 में मिल रहा है, तो अगर हमारी इनकम 1,000 है या 50,000 है, हम उस दवा को खरीदेंगे ही, क्योंकि क्या है, वो हमारे लिए जरूरी है। खाद्य वस्तु, जिसे खाने की वस्तु, चावल, आटा वगैरह, तो इसमें क्या करेंगे, ये सब खाद्य वस्तु है, इसे हम, इनकम हमारा लो हो चाहे हाई हो, इसे हम उपभोग करने के लिए इसकी मांग करेंगे, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए बेसिक नीड्स की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा गिफन गुड्स मीन्स गिफन वस्तु। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार की निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु इसके मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। तो कैसे समझने का, जैसे कि चावल और दाल, चावल व दाल, तो ये क्या है, ये एक तरह से लो क्वालिटी की वस्तु है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से इसके मांग में भी वृद्धि हो जाती है। तो कैसे समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए एक मजदूर डेली अपने भोजन में चावल और दाल खाता है। अचानक से क्या हो गया, चावल का जो रेट है वो बढ़ गया, जो मजदूर है उसके इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जो चावल का रेट है वो बढ़ गया। अब क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू इनकम, जहां वो पहले मान लीजिए डेली पर मंथ वो 5 केजी चावल खरीदता था, ठीक है, और मान लीजिए 4 केजी वो दाल खरीदता था, तो अब वो क्या करेगा
कि जब उसके इनकम में जैसे कि चावल का रेट बढ़ गया तो वो क्या करेगा कि दाल को खरीदना कम कर देगा, क्योंकि उसका इनकम स्थिर है, उसके इनकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उसका इनकम ना बढ़ा ना घटा, वो जैसे था पहले वैसे ही। तो वो क्या करेगा कि चावल, जो चावल दाल जितना पहले खरीदता था, अब क्या करेगा वो चावल के डिमांड, मतलब चावल का उपभोग करना वो कम कर देगा, और उसके जगह पर वो क्या करेगा दाल के उपभोग की क्वांटिटी घटाकर अब वो चावल खरीदना ज़्यादा कर देगा। पहले मान लीजिए वो 9 केजी टोटल खरीदता था, तो अब वो क्या करेगा कि क्योंकि उसे, ये हमारी बेसिक नीड्स है ना, इसे उपभोग करना हमारे लिए मतलब जरूरी है, क्योंकि ये मतलब मान लीजिए ये हमारी बेसिक नीड्स है, इससे अगर इसे हम नहीं खाएंगे जिंदा रहने के, ये हमारी बेसिक नीड्स है, अगर इसे नहीं खाएंगे तो फिर तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ये हमारी बेसिक नीड्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पे चावल की जो जो पहले हम 4 केजी चावल खरीदते थे, अब उससे क्या करेंगे 3 केजी चावल खरीद, ये दाल खरीदेंगे, और उसके जगह पर चावल जो 5 केजी खरीदते थे अब उसे 6 केजी खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चावल की जब रेट बढ़ी तो हम लोगों ने क्या किया, एक जो वस्तु है उसके डिमांड में कमी करके जो चावल का जो डिमांड था उसको हमने बढ़ा दिया, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोटा का अनाज खाते हैं, तो कोटे के अनाज के अगर 15 रुपये केजी दे रहा है, तो हम जानते हैं कि इसके बाद जो चावल मिलेगा वो कहीं ना कहीं 35 रुपये या 40 रुपये केजी होगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि ये 15 रुपये केजी वाला चावल अगर 20 रुपये केजी हो जाती है, समझिएगा दोस्त, फ्रेंड समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर 15 केजी वाला चावल 20 रुपये केजी भी अगर हो जाती है, फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम इसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो चावल है वो हम जानते हैं कि उसकी रेट क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दाल के उपभोग को कम कर देंगे, और यहाँ पे उसके पर क्या करेंगे, चावल के उपभोग को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि चावल के उपभोग को हम लोग कम नहीं कर सकते, हमारी बेसिक नीड्स। तो इसे बोलते हैं गिवन गुड्स। मीन्स जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके उपभोग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि चावल के उपभोग में यहाँ पे क्या होगी, इसके बस रेट बढ़ने से इसके उपभोग में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यहाँ हमने दूसरे वस्तु की क्वांटिटी को, उपभोग को कम करके, और जो चावल थे इसको उपभोग को क्या कर दिया, हम लोग बढ़ा दिया, क्योंकि मैनेज करना है ना, खाना है हमें, तो इनकम उतनी है तो फिर तो हमें बेसिक नीड्स तो कम से कम चाहिए ना। तो ये था हमारा गिवन गुड्स। अब हम, आई होप आप लोग समझ गए होगा, अगर नहीं समझे तो एक बार और समझते हैं। दो चीज़ है, ये थोड़ा हार्ड है ये गुड्स, तो एक बार और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम चावल और दाल दो चीज़ खाते हैं, तो अगर आगे चावल के रेट में वृद्धि हो जाती है, लेकिन हमारा जो इनकम है वो स्टेबल है, मतलब उसमें कोई चेंजेज नहीं है, लेकिन चावल के रेट में वृद्धि हो जा रही है, तो पहले जहाँ हम लोग 5 केजी चावल और 4 केजी दाल खरीदते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, चावल के रेट बढ़ने में दाल के उपभोग में कमी करके, हो सके तो इसको 3 केजी या फिर 2 केजी ही उपभोग कर सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करने के लिए चावल के उपभोग में वृद्धि कर देंगे। जहाँ 5 केजी चावल खरीदते थे अब 6 केजी चावल खरीदने लगेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया कि जो एक वस्तु थे उसके उपभोग में कमी करके जो दूसरी वस्तु थी उसके उपभोग को और हमने बढ़ा दिया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन गुड्स बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब जब हमने अच्छे से टाइप्स ऑफ गुड्स समझ लिया कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, पहले नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, वेबलेंट गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, गिवन गुड्स। अब हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ गुड अच्छे से पढ़ लिया, तो अब हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है। तो पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लॉ ऑफ डिमांड पे लागू नहीं होते, मतलब वो लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट विपरीत हैं, उस पर वो लागू नहीं होते। तो पहला आ गया इन्फीरियर गुड्स। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इन्फीरियर गुड्स मतलब घटिया वस्तु, जैसा, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती, खासकर जब वस्तु की कीमत गिर जाती है फिर भी मांगी गई मात्रा में गिरावट आ जाती है।
क्योंकि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, जैसे सस्ती कारें, सस्ती कपड़े आदि, तो देखेंगे यहाँ पे घटिया वस्तु, जब व्यक्ति की इनकम में कमी होती है तो वो क्या करता है, जो घटिया किस्म की वस्तु होती है उसके डिमांड में वो वृद्धि कर देता है। ठीक है, समझिएगा, जब वस्तु की इनकम, व्यक्ति की इनकम कम होती है तो वो फिर निम्न क्वालिटी का ही वस्तु खाने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है उसको। लेकिन जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, इनकम में वृद्धि होती है, तो वो क्या करता है, कम क्वालिटी की जो वस्तु है उसके मांग में वो क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले हमने पढ़ा था कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है, ठीक है, तो वस्तु के मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये हमारा पहला हो गया इंफीरियर गुड्स, जैसे कि सस्ते कपड़े, सस्ते कारें। दूसरा हम लोग आएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेज इन प्राइस, मतलब भविष्य में वस्तु के मूल्य में बढ़ने की संभावना या गिरने की संभावना। जैसे प्याज की कीमत, अगर हम लोग जानते हैं कि अगले मंथ प्याज की जो वैल्यू है, उसमें प्याज की जो रेट है उसमें वृद्धि होने वाली है, तो हम लोग अभी से ही, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, हम क्या करेंगे, चाहे हमारा इनकम कितना भी क्यों ना हो, मतलब ज़्यादा हो चाहे कम हो, कम भी क्यों ना हो, फिर भी हम क्या करेंगे कि जहाँ 1 kg का वो करते थे हम लोग, वहाँ 10 kg प्याज ला के घर में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तीसरा है स्नोबरी। कई बार वस्तु का उपयोग उसके गुण के कारण नहीं बल्कि उसके बहुमूल्य होने तथा मिथ्या आकर्षण के कारण होता है, जैसे हीरा और सोना। यहाँ पे जैसा कि हम लोग ने पिछले में बेबलियन गुड्स के बारे में पढ़ा था, तो ये बेबलियन गुड्स का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि क्या हमने देखा था कि क्या होता है कि जिस तरह, जैसे कि वस्तु, हमने सुना था कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति की आय बढ़ने के कारण क्या हो रही है, उसके मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे कि हीरा और सोना बहुमूल्य है, इसका रेट जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा वो इतना ही कीमती माना जाएगा और उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। चौथा हम आएंगे फैशन। फैशन में क्या होता है कि फैशन मतलब आपके हो गई आदत, रुचि। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु की जो मूल्य है वो कम हो या अधिक हो, अगर आपको उस चीज़ का शौक है तो आप उस चीज़ को खरीदोगे ही खरीदोगे, चाहे उसके मूल्य बढ़े या ना बढ़े, आप उसे खरीदोगे ही खरीदोगे। जैसे कि बोल सकते हो, हम जैसे लड़कियों को श्रृंगार का सामान, अगर उसकी कीमत कितनी भी बढ़ क्यों ना जाए, वो उसे खरीदेगी क्योंकि उसका वो फैशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ वार। जैसे कि अगर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में युद्ध होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि आगे हमें युद्ध होने वाले, तो मतलब खाद्य संकट वगैरह हम जानते हैं कि वो होगा ही, तो हम क्या करते हैं, वस्तु की रेट चाहे कितने भी हो, नॉर्मल ही क्यों ना रेट हो वस्तु की, हम उसे क्या कहते हैं, जितना वो करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में उसे लाकर घर में स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं इग्नोरेंस, मतलब ज्ञान का अभाव। कई बार लोग ऊंचे मूल्य पर भी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदते हैं, इसका कारण उनकी अज्ञानता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी साबुन का रेट 10 रुपये है और अगर किसी साबुन का रेट 20 रुपये है, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि ये दोनों साबुन हमें हमारे मतलब हमें नहाने में ही यूज करनी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अफवाहों के कारण कि अरे ये जो साबुन है बहुत अच्छा है, मतलब इससे हमारा क्या बोलते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमें अच्छा महसूस होता है नहाने के बाद वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अफवाहों पे जाकर जो कितनी भी महंगी वस्तु की, जबकि हम जानते हैं कि सस्ती वस्तु से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, महंगी वस्तु की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उसे हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ लैक ऑफ नॉलेज होता है। हम क्या करते हैं, उस वस्तु के बारे में अच्छे से हमारी जागरूकता नहीं होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से नहीं होती है,
तो हम क्या नहीं होती है, सिर्फ हम लोगों के अफवाहों में आकर हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड का ये जो छठा कारण है वो ज्ञान का अभाव भी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में हम समझेंगे, डिमांड शेड्यूल मतलब समझेंगे कि जब हम वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा को किसी तालिका के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उसे ही मांग सारणी कहते हैं। चलिए लाइन पे आते हैं। किसी बाजार में कि एक निश्चित समय पर दिए हुई कीमत पर जितनी बिक्री होती है उसे एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह मांग सारणी कहलाता है। मतलब एक निश्चित समय और दिए हुई कीमत पर जितनी बिक्री हुई उसे अगर हम किसी एक टेबल के, जैसे कि हमारा टेबल है, टेबल के माध्यम से समझाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग सारणी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब मांग सारणी भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब व्यक्तिगत मांग सारणी मतलब व्यक्तिगत मतलब बोल सकते हैं एक पर्सन की बात होगी। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात होगी, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन। वही मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब बाजार मांग सरणी, यहाँ कई उपभोक्ताओं का जो मांग होता है उसको जोड़कर यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता की वस्तु की मांग को बतलाने वाली सारणी को व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था कि विभिन्न, मतलब कि देखिए यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है किसी वस्तु एक वस्तु का कीमत जैसे कि 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। तो बोल रहा है विभिन्न कीमतों पर किसी एक उपभोक्ता, मान लीजिए ये उपभोक्ता ये है, किसी एक उपभोक्ता की मांग को बताने वाली सारणी को व्यक्तिगत मांग सारणी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कर रही है, एक इंडिविजुअल का बता रहा है कि उसने इस रेट पे कितने वस्तु की डिमांड की, इस रेट पे कितने केजी की डिमांड की और इस रेट पे कितने केजी की डिमांड की। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स बाजार मांग सारणी। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूचे बाजार की मांग को बताने वाली सारणी को मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब समूचे बाजार मतलब कि सभी उपभोक्ताओं, यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक उपभोक्ताओं की बात हो रही है, मतलब यहाँ समूचे बाजार की बात होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु की विभिन्न कीमत दी हुई है, जैसे 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये। यहाँ पे जो एक उपभोक्ता है वो 7 रुपये में 15 केजी का डिमांड करता है, 12 केजी का 8 रुपये करता है, 9 रुपये में 11 केजी का और 10 रुपये में 10 केजी का डिमांड करता है। लेकिन वही जो उपभोक्ता भी है वो 14 केजी का डिमांड करता है, 10 केजी का डिमांड करता है, 9 केजी का और 8 केजी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जो पूरे उपभोक्ता है वो उसके मतलब समूचे बाजार का, तो यहाँ पे क्या कर देखिए हमने कि जो उपभोक्ता ए है, ठीक है, और जो उपभोक्ता बी है उसको ऐड किया हमने, तो 15 + 14 29, 12 + 10 22। देखिए यहाँ पे समूचे बाजार की बात हो रही है ना, मतलब एक से अधिक उपभोक्ता की बात हो रही है। तो यहाँ 2 उपभोक्ता है, मतलब एक से ज़्यादा उपभोक्ता है, तो इसको हम सम कर देंगे, मतलब टोटल कर देंगे, और टोटल जो डिमांड हुई, टोटल उपभोक्ता की डिमांड को जो प्रदर्शित करता है उसे ही बाजार मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इसके देखिए 11 9 20 हो गया ये, और 10 और 8 18 हो गया। तो यहाँ मैंने बस 2 ही लिया, यहाँ 1 से 2 से अधिक भी कंज्यूमर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समूचे बाजार की बात की जा रही है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं की जा रही है। तो ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि पहले हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद जब हमने अच्छे से गुड्स को समझ लिया तो फिर हमने एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि कौन कौन से वैसे फैक्टर हैं जो एक्सेप्शन है और वो लॉ ऑफ डिमांड पे लागू नहीं होते हैं। अगला हमने उसको हर एक्सेप्शन को डिटेल में जाना है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल, और उसके टाइप्स को पढ़ा था कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, और उसको हमने सारणी के तहत समझने की कोशिश की।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे की इससे रिलेटेड आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। और दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो लास्टली आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।